नमस्कार दोस्तों, आज मथुरा फॉर डेवलपमेंट की संवाद सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े हैं महेश पाठक जी, जो एक सीनियर कांग्रेस लीडर होने के साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज हम उनसे आर्थिक, सामाजिक और स्थानीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनके विचारों को जानेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमको समय दिया। सर, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक जॉब क्रिएटर भी हैं। हमने देखा जो मार्च महीने की तिमाही थी, उसके जो आंकड़े आए जीडीपी के, उसमें हमारी जीडीपी दर 3.1 तक पहुंच गई और अब जो आगे के प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नेगेटिव में पहुंच जाएगी हमारी। तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री पर इस लॉकडाउन में, कोरोना लॉकडाउन में क्या असर पड़ा है? देखो, ऐसा है कि इस लॉकडाउन का एक भारतवर्ष में ज़्यादा फ़र्क यूँ देखने को मिलेगा। वैसे तो ये पूरा ग्लोबली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है 80 से 90% लेबर ओरिएंटेड जनता है। चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो छोटा मज़दूर हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे ढकेल वाला हो। और ये हालत है कि जो वो कमाता है वही शाम को खाता है। लॉकडाउन होने की वजह से आपने देखा कि करोड़ों आदमियों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया और इंडस्ट्रीज़ बंद होने का आप चारों तरफ ये असर देखिए कि चाहे वो मॉल हो, चाहे वो नाऊ की दुकान हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो खोमचे वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे टूरिज़्म हो, आप सब जगह देखिए ये डेली ओरिएंटेड वर्क थे। ये सब आज बेरोज़गारी की कगार पर हैं। अब अगर रुपया बाज़ार में आएगा ही नहीं और ख़र्च होगा ही नहीं तो कुछ घूमेगा भी नहीं। तो आज आप देखिए कि छोटा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से हट के आप देखिए कि स्टेट में, पहले स्टेट की बताता हूँ, 3 रेवेन्यू आती हैं। या तो शराब बिकती है, उसकी ड्यूटी मिलती है, या आप रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी मिलती है, या डीटीसी चलती है। जहाँ तक जीएसटी है वो सेंटर में जाता है। इनकी इनकम बंद हो गई, इनके खर्चे बंद हो गए। आपने देखा पूरा अप्रैल माह लॉकडाउन में गया। मई के बाद इन्होंने थोड़ा रिलीफ दिया। अभी भी इन्होंने एक गलती और की, पहले पूरा देश लॉकडाउन किया, अब इन्होंने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया। अब स्टेट को पता ही नहीं है क्या करना है। आप गोवा जाएंगे तो वो कहेगा पहले कोरोना टेस्ट कराओ, उसके बाद आपकी एंट्री मिलेगी। आज आप देखिए वर्कर ही अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी देखिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एसएमई हो। अब आप कहते हो कि जो लॉकडाउन है उसमें तनख्वाह दो। इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा है, छोटा एसएमई वाला, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, वो सोच रहा है मेरे पास तो है नहीं, मैं दूँ कहाँ से। आपने आर्थिक पैकेज दिया, वो पैकेज क्या है? वो तो लोन है। बैंक की आज ये मेंटलिटी है कि जो उसी को देगा जो AAA कैटेगरी का है, वो नीचे वाले को तो देगा ही नहीं, तो उसको भी पैसा नहीं मिल रहा, वो तनख्वाह कहाँ से देगा? आपको खुद क्लियर नहीं है। और अभी आप देखिए इसका इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं, ये पूरे साल जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे टाइटैनिक जहाज एक बार हिलता है तो डूबता है, ऐसे ही ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब मोदी जी कैसे कहते हैं इसको 5 ट्रिलियन बनाएंगे। आप देखिए इन्होंने कहा कि 2 साल तक सांसदों की निधि नहीं दी जाएगी। फिर ये कहते हैं कि जो हमारे डेवलप्ड प्रोजेक्ट हैं वो भी रुक जाएंगे। अभी तो इनको सैलरी की प्रॉब्लम आएगी। आप देखिए महाराष्ट्र जैसे स्टेट में उनको तनख्वाह देने को नहीं है, तो आप एक छोटे आदमी को देखिए क्या होगा। अगर आप ये कहें कि मोदी जी आकर के कि मैं 5 किलो आटा दूंगा और 1 किलो चना दूंगा, क्या आप समझते हैं जिसके परिवार में 4 आदमी हैं वो 5 किलो आटा कितने दिन खाएगा? तो मेरा कहना ये है कि अगर इनको ये पटरी पे लाना है तो मनी फ़्लो बाज़ार में आना चाहिए। आप देखिए अभी हमारे यहाँ 45 करोड़ आदमी रोज़गार पे थे, 18 करोड़ आदमी तो वैसे ही बेरोज़गार हो गए। आप नए जॉब तो है नहीं, जो जॉब थे वो आपने खाली कर दिए। तो जो युवा आज पढ़ के आ रहा है वो कहाँ जाएगा? इसी से क्राइम होगा, क्योंकि जब आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, ये आपको ले जाएंगे चाइना पे, या आपको ले जाएंगे मंदिर पर। हम तो सरकार के साथ भी चलते हैं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते जैसे पॉलिटिशियन भी हूँ, तो हम कहते हैं ये एक बड़ा शोचनीय विचार है, इस पर सरकार को गौर देना चाहिए। आज मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
उनको क्या नॉलेज है। तो जैसे आपने कहा जीडीपी, अभी जीडीपी तो है ही नहीं, नेगेटिव ग्रोथ और पॉजिटिव ग्रोथ। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने गांव में लोगों को पहुंचा दिया वो कैसे काम पर वापस आएँ। अभी इन्होंने बड़ी खुशी से बात की कि इतने करोड़ हमारे ई चालान कटे और उसमें करीब 12 लाख करोड़ की जीएसटी के चालान कटे, जो मार्च के समय पे करीब 13 या 14 लाख करोड़ होगा। तो ये क्या सोचते हैं, उससे हमको कुछ रेवेन्यू मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा कि इस लॉकडाउन से, आप बताइए, अब दुबई को ले लो, दुबई की इनकम क्या है, एमिरेट, उनके सब प्लेन खड़े हुए हैं जी। मॉल, कस्टम ड्यूटी की इनकम और टूरिज़्म है ही नहीं, सब बंद है। ऐसे ही आप देखेंगे हर देश का, परंतु हमारा क्या है, बड़ा मल्टी कॉम्प्लेक्स कंट्री है, क्योंकि वी आर लेबर ओरिएंटेड कंट्री। तो हमारे यहाँ अगर अब सोचो 2000 खाते पे मैंने पहुँचा दिया, 2000 रुपये से आज क्या होता है। तो जो आपका ये सवाल था कि इस लॉकडाउन से, मेरा मानना ये, लॉकडाउन से बेरोज़गारी बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी। अब लोगों ने घर पर बैठे काम करना सीख लिया, तो क्या सोचते हैं, ऑफिस ही मत चलाओ, ऑफिसों को बंद कर दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कम से कम 30, 40, 50 आदमियों को कहा भाई घर बैठो। और जब आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं तो ऑफिस आने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि अगर कोई आदमी ऑफिस आता है तो उसका एसी का खर्चा है, ऑफिस का भाड़ा है, टी कॉफ़ी है, उसका मतलब बाहर जाना है, तो ये सब कॉस्ट पड़ती है। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जिसने सप्लाई किया माल, उसके डेटर बन गए, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा। तो आदमी सोचता है कंपनी चलाऊंगा तो जो मैं बनाऊंगा अगर बिकेगा नहीं तो मुझे लेबर देनी पड़ेगी। अच्छा, ये आज कहते हैं कि हम कोल के ब्लॉक करेंगे नीलाम। आप ये बताइए, इतना कोल यहाँ पैदा है, वो तो उठता नहीं, आप एडिशनल बना के क्या करेंगे। तो मेरे समझ में नहीं आता इनका मैचिंग क्या है। आप ऐसी चीज़ क्रिएट करिए जो बिक सके और आदमी को 4 पैसे मिल सकें। तो नटसल में एक बात कहूँगा मैं कि इस कोरोना की वजह से और ये जो लॉकडाउन हुआ और ये जो पलायन हुआ, इससे भारत को बहुत बड़ी आर्थिक मंदी फेस करनी पड़ेगी और इसमें बेरोज़गारी बहुत बढ़ेगी और नए रोज़गार तो सृजन होना बहुत मुश्किल है। सर, हमने जो माइग्रेशन देखा लॉकडाउन 1 से, उसके बाद से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बंद हो गया पूरी तरह से। अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो लेबर माइग्रेट हुआ है अपने गाँव की तरफ, वो वापस आने में कितना टाइम लगेगा और जो अर्थव्यवस्था है पटरी पर कितना समय लग सकता है वापस आने में? नहीं, देखिए, ये जो आज आदमी वापस गया है 10-10 साल बाहर रह कर के 15 साल, वो तुरंत तो नहीं लौटेगा। वो अपने गांव में रहेगा, वो देखेगा, कोशिश करेगा कि अगर मुझे गांव में ही कोई काम मिल जाता है। जो आदमी दिल्ली या बम्बई में 20-30 हज़ार कमाता है, अगर उसे गांव में 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये भी मिलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ वो वापस जाएगा। नंबर दूसरा, अब आप देखिए बहुत सी स्टेटों ने कह दिया कि अगर लेबर वापस आएगा तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने फॉर्मेलिटी बढ़ा दी, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती भारतीय को अप्रवासी मजदूर कर दिया। वो अप्रवासी कहाँ है, वो प्रवासी मजदूर तो है ही नहीं, वो तो इंडियन है। आपने कह दिया, उसको बांट दिया, यूपी का है, ये बिहार का है, ये राजस्थान का है। तो अब जैसे महाराष्ट्र ने कह दिया, आप आइए रजिस्ट्रेशन कराइए, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या काम करेंगे। तो आदमी को एक फॉर्मेलिटी बढ़ गई। जो आदमी ट्रेन पकड़े और रोज़गार के लिए सूरत चला जाए, चाहे बम्बई चला जाए, और उसको काम मिलता था। अब आप ये प्रक्रिया बढ़ाएंगे और रोका टाकी करेंगे तो आदमी डर के मारे भी नहीं आएगा। अब हमारे प्रदेश में जैसे योगी जी कहते हैं हम जॉब मुहैया कराएंगे। अरे भाई, आप क्या जॉब मुहैया कराएंगे। मनरेगा से पहले आप मनरेगा की बुराई करते थे, अब आप मनरेगा ही पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम इतने मजदूर देंगे। तो हमने बात उठाई थी कि आप इनके घंटे बढ़ाइए, 25-50 ज़्यादा करिए, कम से कम इनको 7,500 हर आदमी के आप खाते में पहुंचाइए जो अपनी रोटी खा सके। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरे भी यहाँ पर कांग्रेसी वर्कर हैं, मैंने उनको एक सलाह दी। हमने कहा आप पॉलिटिक्स भले ही करते हो, परंतु अगर आप रोज़गार नहीं करोगे तो आपका घर कैसे चलेगा। आज इतने इतने छोटे लघु उद्योग हैं, जैसे आप मछली पालन है, डेयरी है, एसएमई है, आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाइए। परंतु बैंक की भी मेंटलिटी क्या है, वो उसी को लोन देना चाहता है जिसको जानता है।
ऐसा नहीं है कि एक ग्रेजुएट लड़का सीधा जाए और वो जाके कहे कि साहब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आप कहते हैं 15 लाख रुपए के नीचे के जो लोन है वो हम बगैर गारंटी के दे देंगे, परंतु आपने दिए कितने? आप हकीकत भी तो होनी चाहिए। आप स्कीम ले आते हैं परंतु स्कीम धरातल पे तो होनी चाहिए। तो मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अच्छा बैंकों ने क्या आदत बना ली है, वो कहती है मैं लोन दूंगा, अगर बैड लोन हो गया तो मेरे पास इंक्वायरी होगी, मैं लोन दूंगा नहीं, मेरी तो तनख्वाह मुझे मिलती है, मुझे ज़रूरत क्या है डेवलपमेंट से। तो आपको जब आपने बैंकों को बनाया तो उनको ये मोटिवेट करिए कि जो स्कीम आप लागू करते हैं वो ज़मीन पे भी तो उतरे। आप मुझे किसी भी बैंक पे बताइए कहीं बोर्ड लगा हो कि भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है अगर वो रोज़गार करना चाहता है आप हमारे पास आइए, वी विल एजुकेट यू और हम आपको इतना लोन देंगे और आप खोलिए। बाहर आप जाइए तो इंक्यूबेशन सेंटर होता है, वो इसीलिए होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आए तो उसको वो ट्रेंड करते हैं कि अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहें, मध्यम बिजनेस करना चाहें, उससे थोड़ा बड़ा करना चाहें, दीज आर द फॉर्मेलिटी, आप इसको करिए, ऐसे आपको लोन मिलेगा या आपको एक DPR मिलेगी, आप काम करिए। यहाँ है ही नहीं। अब युवा भटक रहा है, उसको गाइड कौन करेगा? मैं तो नेताओं से भी कहता हूँ कि भाषण देने की जगह अगर आप ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करें युवाओं का कि आप क्या बिजनेस कर सकते हो और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के बेस पर हो। हमारे यहाँ जो खेतियाँ होती हैं, जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं, अगर उसी को प्रोसेस करने के यूनिट यहाँ पे छोटे छोटे लग जाएं एग्रीकल्चर बेस, तो यहाँ रोज़गारों को नौकरी मिल जाएगी। अब मैं आपके दूसरे रोल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जो आपका एक रोल है, आप अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जब हम ब्रज की कल्पना करते हैं तो तीर्थ पुरोहितों के बिना ब्रज की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमने देखा है लॉकडाउन में हर वर्ग को मार पड़ी है और तीर्थ पुरोहितों को भी ये अछूते नहीं रहे हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन हमने देखा उनकी आवाज़ किसी ने अभी तक नहीं उठाई है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ ये गलत है कि आवाज़ नहीं उठाई। मैंने पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखा, मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा, मैंने अपने DM सर्वग्राम जी से भी बात की और मैंने शैलजाकांत जी से भी बात की। तो एक टाइम पे तो उन्होंने कहा कि हम इनको देंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद मैंने करीब 1000-1200 पुरोहितों की लिस्ट भी इनको सौंपी विद मोबाइल नंबर, एड्रेस। बीच में बात आई कि हम एक मथुरा को न दे के पूरे उत्तर प्रदेश को दें, तो मैंने उत्तर प्रदेश की भी लिस्ट उनको मुहैया कराई। हमने बताया क्योंकि सब मंदिर बंद हैं, सब मठ बंद हैं, कोई तीर्थयात्री आ नहीं रहा, बहुत से आदमी लायक हैं जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जो डे टू डे के पे थे उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल है। परंतु बड़े दुख की बात है कि आप सब वर्ग का ध्यान करते हैं। जब किसी को मुक्ति चाहिए तो वो पुरोहित के पास जाता है, जब अगर मोदी जी को भी केदारनाथ में पूजा करना है तो पुरोहित चाहिए, हमारे प्रणब मुखर्जी भी जाते हैं बद्रीनाथ तो पुरोहित चाहिए। परंतु अब आप देखिए मुड़िया पूना का मेला भी ठीक है, कोरोना है, बंद है, परंतु जब आप सबका ख्याल कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम इनको भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पुरोहितों को, पूरे भारतवर्ष के को। आप हमारे देखिए रामेश्वरम में पुरोहितों को खाने को नहीं था, तो हमने अपने माध्यम से, अपनी संस्था से उन सबको भोजन वितरण करवाया। आपने यहाँ भी देखा कि मैंने भी अपने माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से करीब 20-25 दिन, 30 दिन लगातार भोजन दिया। फिर मैंने सूखी सामग्री दी। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारे लेटर हर जगह हैं और सबके ये बात संज्ञान में है, परंतु क्यों नहीं समझ में आता। और ख़ास करके जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो मठ चलाते हैं, उनको तो मालूम है पुरोहितों का क्या हाल होता है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूँगा कि कम से कम भारतवर्ष के प्रधानमंत्री से तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पूरे भारतवर्ष के उसके पुरोहितों के बारे में सोचें, और योगी जी से स्पेशल होगी कम से कम प्रदेश के बारे में सोचें। और अगर आपका चैनल हमारे DM महोदय सुन रहे होंगे तो उनको भी ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आपकी पर्सनल बात हुई और आप इस पर थोड़ा संज्ञान लें। देरी भले ही हो गई है, परंतु जब भी आप करेंगे तभी अच्छा है।
आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स में एक मिसफिट हैं क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं? हमने बहुत कम देखा है कि बिजनेसमैन एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, और आप तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर गए थे और आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं 1998 में। तो आपको लगता है कि आप मिसफिट हैं पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, मिसफिट तो मैं नहीं कहूँगा। क्या होता है कि जो सच्चा आदमी होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो थोड़ा सा हो सकता है मिसफिट हो, परंतु जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है, जैसे मैं 98 में चुनाव लड़ा तो हमारे यहाँ व्यक्ति को देख के चुनाव नहीं होता, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ पार्टी देख के इलेक्शन होता है। आज अगर किसी एक पार्टी की हवा है, उस पर आप किसी भी गधे घोड़े किसी को भी खड़ा करो, वो जीत जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे व्यक्ति कौन है। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप देखिए, अच्छा पब्लिक भी कभी कभी क्या परिवर्तन मांगती है। आप देखिए, फूलन देवी ने TN चतुर्वेदी को हरा दिया, आप क्या कंपैरिजन करेंगे? अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे जैसे मथुरा में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, तो हम लोग क्या पार्टी सिंबल पर लड़ते हैं। तो जब मैं 98 में लड़ा तब कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी हारे। तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैं अनफिट हूँ, क्योंकि सभी हार गए। और अभी भी आप चुनाव में देखेंगे तो हमारी एक सीट छोड़ के सब सीटें हम फिर हार गए। तो मुझे यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई साहब थोड़ा दल बदलो, हवा के साथ चलो। तो सवाल ये है कि मैं यहाँ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। जो आदमी राजनीति को व्यवसाय बनाते हैं वो तो इधर से उधर कूदते रहते हैं। मैं एक सिद्धांतवादी हूँ। मेरे फादर कांग्रेसी थे, मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेसी थे, तो हम कांग्रेस के साथ हैं। हमको हर पार्टी से ऑफ़र मिलता है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, परंतु मैंने कभी भी न दल बदल किया, न दल बदल के बारे में सोचा। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, मुझे तो चुनाव के दरमियान ही ऑफ़र किया, पर मैंने कहा नहीं। तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और यहाँ चुनाव, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पार्टी बेस है, न कि कैंडिडेट बेस। पार्टी के थोड़े दिन बदलेंगे, जो मेहनत कर रही है, तो उस समय देखो कैंडिडेट जीतते हैं। अब वो एक अलग बात है कि जब बाहर आए और मैं चुनाव न लड़ूं तो किसी का लक्ष्य चल जाए। हमसे लोग कहते हैं हंस के कि महेश जी आपकी स्टाइल तो बाल ठाकरे की है, आप कहाँ चुनाव लड़ते हो, आपकी नेचर, आपकी प्रवृत्ति। दूसरा, आप गौर करिए, मैंने तो अपने चुनाव में भी लोगों से कहा कि मुझे कोई निधि चाहिए नहीं, मैं तो आपका 1 रुपया है तो सब ही लगेगा, मेरी जेब से 25 पैसे लगने वाले हैं। कोई आदमी उसमें कमीशन खाने आता है, अपना धंधा करने आता है। किसी का नाम MP बने तभी मथुरा में होता है। यमुना जी की मुझ पर कृपा है, मेरा वैसे ही नाम है, तो मुझे तो उससे कोई लालच नहीं। मैं तो लड़ने इसीलिए आया, और पार्टी क्योंकि मैंने कभी छोड़ी नहीं, तो उसी पार्टी से चुनाव लड़ा। तो पर्पज़ ये रहता है कि कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोगों को लगे नहीं, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है तो वो टेबल टर्न कर सकता है, वो रोज़गार मुहैया करा सकता है। आज मानो उन्होंने सांसद हेमा मालिनी को चुना, भद्र महिलाएं, मैं कोई बुराई नहीं करता, वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? मैं तो कहता हूँ उसके बदले में मैं हारा, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लगाव नहीं। अगर नरेंद्र सिंह भी जीतता तो मच बेटर था, कम से कम वो अवेलेबल तो है, आप उसके दरवाजे पे आएंगे, आपके साथ चल के जाएगा। अब जनता है, उन्होंने चुना, शर्मा थे भाई, हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये कहना कि हम अनफिट हैं, ऐसा नहीं है। बड़े लोग हारते हैं, परंतु यहाँ पर जिस दिन जनता ये सोचने लगेगी कि हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं 3 व्यक्ति, इसमें अच्छा कौन है, उस दिन से आप देखिए क्वालिटी ऑफ पर्सन चुनाव जीतने लगेंगे। आज पार्लियामेंट में आप जाइए, मेरा दावा है 250 MP तो पार्लियामेंट की इंग्लिश नहीं बता सकते। अब आप जाके वहाँ हाथ उठाने लगें तो आप क्या जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आज हमारा सांसद है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैंने अपने चुनाव में भी कहा कि अगर हमारे कितने ब्लॉक हैं उसका नाम कोई बता दे तो मैं मान जाऊं।
तो जो ब्लॉक नहीं जाने वो पंचायत क्या जानेगा, वो ग्राम क्या जानेगा। हमारे आपके गांवों का लिविंग कैसा है ये हम लोग जानते हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, परंतु पब्लिक है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता मेरी कम्युनिटी यहाँ कम है, बहुत लोग हैं, परंतु हमारे भाइयों को मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई 3 नगर लड़ते हैं, 4 लड़ते हैं, 1 जीतेगा, 3 हारेंगे। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। तो पब्लिक ने जिसको अच्छा समझा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे हारने का बिल्कुल रंजो गम नहीं। अब आप बताइए, उस समय मुझे 11-12% वोट मिले 98 में, जब आज से मैं 20 साल पहले और यंग था। आज मैं चुनाव लड़ा तो उसके आधे ही रह गए, और जबकि वोट डबल बढ़ गए। इसको आप क्या कहोगे? तो पब्लिक की सोच है, परंतु हमारी पार्टी कोशिश कर रही है। अब आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में संघर्ष हो रहा है। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोगों ने देख लिया कितने अच्छे दिन आए। वो रोज़ बढ़िया सूट पहनते हैं, परंतु जनता कहाँ जा रही है वो जनता जानती है, पब्लिक रियलाइज़ कर रही है। अभी आपने मुझसे इकोनॉमी में पूछा, एक बात याद रखना, मैं आपको बता दूं, आप धर्म पे, बॉर्डर पे कितनी भी बात कर लें, जब पेट भूखा मरता है ना, तो उस रिवॉल्यूशन को कोई नहीं रोक सकता। आज देश की 130 करोड़ जनता, जब उसके पेट का सवाल होगा तब उसको धर्म, जाति पात नज़र नहीं आएगी, और ये देश वो फेस करने जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मोदी जी पहली बार आए, फट से लॉकडाउन कर गए। अब मन की बात करते हैं, परंतु आदमी को रोज़गार कहाँ से मिले उसकी बात नहीं होती। अब 8 बजे आते थे बंद, अब आ गए 4 बजे। लोगों ने सोचा शायद चाइना पे बोलेंगे, वही मैंने कहा 5 किलो आटा दे के चले गए। आप 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, नहीं चलेगा। ये एक राजनीति है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने 55-60 साल राज्य किया। आज आप देखते हैं, सुई से लेके और मंगल तक पहुँचने का काम कोई एक दिन का नहीं है। ये हम लोगों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, उन प्लानिंग को हमने किया, और जिसका आज परिणाम है। इनके टाइम में आप मेरे को बता दीजिए कोई 10 उद्योग लगे हों नए, परंतु इन्होंने उठा करके 100 PSU बेच जरूर दिए, तो कोई जॉब क्रिएशन की तो बात ही नहीं है। अब पब्लिक भी कभी कभी चेंज चाहती है। आप भी एक खाना खा करके ऊब जाते हैं। जनता ने भी सोचा, मोदी जी ने आके कहा कि सबके खाते में 15 लाख पहुंचा दूंगा, इसको राम राज्य बना दूंगा, इसको स्वर्ग बना दूंगा। लोगों ने सोचा भाई इसको भी आजमा लो, भाई आजमा लिया। हम तो ये कहते हैं कि ये तो कहते हैं मोदी जी 6 साल, हमारे तो मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, औरों को लेंगे 14-14 साल रहे। तो अब पब्लिक ये रियलाइज़ कर रही है। अब आप गाँव में जाके देखिए, हाँ वो एक अलग बात है कि कुछ मोदी भक्त हैं, जैसे बीजेपी भक्त हैं। अच्छा, मीडिया पे चलते हैं, आप कुछ बोलिए, इन्होंने एक माहौल बना दिया है, आप विरोध में बोले, जो ये कहते हैं देशद्रोही है, जैसे यही बड़े भारी देशभक्त हैं। तो ज़रा इनके लिस्ट भी देख लें, स्वतंत्रता सेनानी कितने हैं। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, परंतु होता है क्योंकि आज 65 से 70% युवा है जिसको रोज़गार चाहिए, वो भटक रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप मुझे ही देखो, मैं मीडिया पे नहीं रहता ज़्यादा, अभी उसको चला के उनको भटका रहे हैं, तो कितने दिन भटकाएंगे? तो पब्लिक जानेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जैसे आपने कहा कि आगे आने वाले 6-8 महीने, साल भर बहुत तकलीफ़ में होने वाले हैं, और आप इस पर देखिए कानपुर में क्या हुआ, अभी मथुरा में देखिए, इन पर कोई पकड़ा नहीं जाता। ये कहते थे क्राइम करने वाला या तो जेल में रहेगा या प्रदेश छोड़ देगा, न तो कोई प्रदेश छोड़ रहा। आप जेल में देखिए क्या हो रहा है, चाहे अत्याचार में देखिए, चाहे शिक्षक के घोटाले देखिए, तो चारों तरफ ये मारा मारी है, जिसका अंजाम शेष में पब्लिक को भोगना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जनता जब भी चुने तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो पढ़ा लिखा हो। आप एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए जाइए, आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ नौकरी की, क्या किया। MP आप बनाते हो, MLA बनाते हो, यही नहीं मालूम इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरी तो जनता से भी ये अपील है, पार्टी अपनी जगह है, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, आपको देश से ज़्यादा कुछ नहीं लेना,
अगर आपके पास में आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है तो वो आपकी डे टू डे समस्याओं को, आपके डेवलपमेंट की बात करेगा। और मैं तो भारतवर्ष में भी ये जनता से कहता हूँ कि आप पार्टी ज़रूर देखिए, परंतु ये भी देखिए कि पार्टी ने आपको कौन सा प्रतिनिधि दिया है, क्या वो प्रतिनिधि लायक है बनने लायक, या आप आंख मीच के वोट डाल देते हैं उस पर। और जब तक ये पद्धति चलती रहेगी तो ऐसे ही टॉम डिक एंड हैरी बनते रहेंगे, पार्लियामेंट में आके ताली बजाते रहेंगे, हाथ उठाते रहेंगे, पूछोगे ज़िले में क्या होना मालूम नहीं, तो देश पिछड़ा रहेगा। सर, राजनीति में कास्ट कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि हमने देखा जब से हम थोड़ा समझ रखते हैं तब से कि मथुरा में जाट ही बन सकता है एक एमपी। तो क्या आपने गलती नहीं करी कि आप ब्राह्मण होके एक जाट बाहुल्य क्षेत्र में आपने एमपी का चुनाव लड़ने की सोचा? देखिए, जात फैक्टर भले ही है, परंतु जैसे मैंने कहा मैं बड़ा पॉजिटिव और प्रैक्टिकल आदमी हूँ। बताइए, मैं अपने यहाँ नौकरी देता हूँ तो जात पूछता हूँ? नहीं पूछता। मैं देखता हूँ इसकी क्वालिटी क्या है। ऐसे जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप डॉक्टर की जात पूछते हैं? आप ये पूछते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है जो मेरे बच्चे को ठीक करे। मैं उसी सोच से पब्लिक के बीच गया, मैं इस पर नहीं गया कि जात बिरादरी है। अगर जात बिरादरी होता तो मैं ये देखता मेजॉरिटी कास्ट मेरी कहाँ पर है, मैं वहाँ जाके वोट लड़ूँ। क्योंकि ये अगर हम करते रहेंगे तो आप बताइए देश में एका कैसे रहेगा। हम एकता की बात करते हैं, अच्छा हवा चलती है तो किसी जात बिरादरी पे जाती है, बरसात पड़ती है किसी जात बिरादरी पे पड़ती है। ये सोच से हमको उठना पड़ेगा। मेरी सोच ये थी कि मथुरा अब एजुकेशन हब बन चुका है, यहाँ अच्छे बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं। वो इस बात को सोचेंगे कि भाई जो 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें बेस्ट कौन है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मीडिया ने मेरा कोई तीनों को बुला करके हम लोगों का एक इंटरव्यू नहीं कराया, क्योंकि इतनी जनता है। वो हेमा मालिनी को भी बुलाती, नरेंद्र सिंह को भी बुलाती, मुझे भी बुलाती, और जनता हमसे सवाल करती और उसमें चुनती कि इन तीनों में बेस्ट कौन है। हमारी पार्टी नहीं देखती, हमारी जात नहीं देखती, और फिर उसमें से बेस्ट को चुनती। जब तक ये जात बिरादरी पे वोट दे के किसी को भी जिताएंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। युवा को ये सोचना पड़ेगा कि जब कोई कैंडिडेट मैदान में आता है तो उससे 1000 क्वेश्चन पूछना उसका राइट है, और उसको देख के वो अगर अपना प्रतिनिधि चुनेगा तो उनको आगे तकलीफ़ नहीं आएगी। परंतु जब वो जात बिरादरी पे जा कर के वोट देगा, चाहे वो लायक है या नहीं है, क्योंकि आप गद्दी किसको देते हैं? जो लायक होता है। जब तक ये मॉडल नहीं बदलेगा कि आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनें, तो क्या है 5 साल आप भोगते हैं, उसकी तो चांदी हो जाती है। और आप दुर्भाग्य से देखिए कि जो यहाँ राजनीति में लोग आए, जो लोग राजनीति में यहाँ पर आए, आप देखिए वो राजनीति में आने से पहले क्या थे और राजनीति में आने के बाद वो क्या हो गए। तो उन्होंने राजनीति को अपना धंधा बना लिया, और जब तक ये धंधा रहेगा तब तक इसमें सेवा भाव नहीं रहेगी। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप सोशल मीडिया से इतनी दूरी बना के क्यों रखते हैं? हमने देखा आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है उस तरह से, तो आप ऐसी दूरी क्यों बना के रखते हैं? अगर आपको युवाओं को अट्रैक्ट करना है तो एक सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो आपने अभी तक इतनी दूरी क्यों बना के रखी हुई है? देखिए, बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज आप इसका देखिए दुरुपयोग भी बड़ा है। इसमें आप कभी देखेंगे मैं चैनल की डिबेट में भी नहीं आता। वहाँ क्या लोग लड़ते हैं और बदतमीजी की बातें करते हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें होती नहीं। तो आप कुछ भी डालो, उस पर कौन आदमी कैसा है कुछ भी लिखता है, ज़बरदस्ती की बहस होती हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने उसको थोड़ा अपने आप को उससे दूर रखा। आप देखते हैं न मैं व्हाट्सएप पे हूँ, न मैं फेसबुक पे हूँ, न मैं किसी पर हूँ। अच्छा, जो मुझे कर्म करना है अपना, वो बगैर इसके रह भी मैं कर्म करता हूँ अपना। मेरा कर्म क्या है कि मैक्सिमम रोज़गार दूँ, डेवलपमेंट करूँ, क्रिएशन करूँ। उसके लिए मुझे कहीं ज़रूरत पड़ती नहीं, तो वो मैं अपना करता रहता हूँ। और मेरी दिली इच्छा ये है कि अब के मैंने सोचा है 5 साल में कम से कम मथुरा में 100, 200, 400, 500 रोज़गार पैदा करूँ, क्योंकि एक आप आदमी को नौकरी देते हैं तो उसका पूरा परिवार पलता है। तो ये मेरी सोच है। कराने वाली यमुना जी है, बिहारी जी है,
आदमी का अपना प्रयास है। अभी मैं अपने कॉन्फ्रेंस में यहाँ के 10-10, 12-12 लड़के बुला करके उनको ये ट्रेनिंग देता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। आधा घंटे क्लासेस लेता हूँ उनको समझाता हूँ, उनको कहता हूँ देखो मैं भी एक गली से निकला, यहाँ आया, मुझ पे भी किसी का सपोर्ट नहीं था, तो मुझको देखो, अगर मेरे तक नहीं आओगे तो इतना तो कर सकते हो कि अपनी कमाई कर सकते हो। तो उनको मोटिवेट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने 10 डेवलप किए, 10 ने 10 डेवलप किए, 10 ने 10 डेवलप किए, तो ये एक चेन बन जाएगी। जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी में कर रखा है कि हम चतुर्वेदी बालक को यहाँ से टिकट देते हैं, दुबई भेजते हैं, वहाँ उसके रहने की व्यवस्था करते हैं, फिर उसे महीने भर में जॉब दिलाते हैं और जब उसे जॉब मिल जाता है तो वो हमारी टिकट के पैसे वापस करता है, तो जिससे हम दूसरे को भेज सकें। उसके जाने से पहले हम थोड़ा उसे कंप्यूटर भी सिखाते हैं, थोड़ी इंग्लिश भी सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप एक घर से शुरू करते हैं फिर वो थोड़ा और बढ़ता है, फिर वो ज़िले में बढ़ता है, हम दूसरों की भी करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जैसे हमारे संजय गांधी कहते थे, ईच वन टीच वन, वन मैन वन ट्री, सफाई, ये आज फॉलो कर रहे हैं। उसका ये पहले 5 पॉइंट प्रोग्राम था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दूसरे को उपदेश देने से पहले हम अपने गरिमा में झांकें, हम क्या कर सकते हैं उस काम को करें, दूसरे को अच्छा लगेगा तो हमें फॉलो करेगा। तो मैं तो अपने कर्म में विश्वास करता हूँ और उसे फॉलो करता हूँ। सर, एक सवाल मेरा यमुना प्रदूषण से लेके है कि आप पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं जंतर मंतर पे, हाँ, तो उस तरफ क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं आपकी तरफ से, और आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरफ कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रही है या नहीं ले रही? देखिए, मैंने अभी भी 1-2 दिन पहले फिर किया, अभी सब घाटों पे वो सिल्ट हटा रहे थे। हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट से भी हमने ऑर्डर ले रखा है, हमने प्रदर्शन भी किए। मैंने अभी आपसे कहा आप एक टेम्परेरी इलाज करें और एक परमानेंट इलाज करें। आप देखिए, अगर इससे लॉकडाउन से रोज़गार की आपने बात की तो कुछ फ़ायदे भी हुए। अब देखिए, पॉल्यूशन कम हुआ, एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, नदियाँ भी थोड़ी साफ़ हुई। तो हमने इनसे कहा देखो साफ़ हुई ना, क्यों हुई? क्योंकि जब उद्योग बंद हो गए, जो उसके किनारे लगे थे, गंदा पानी आना बंद हो गया तो पानी साफ़ हो गया। हमने इनसे कहा कि आप इसका परमानेंट इलाज करो। अभी इन्होंने गंगा योजना बनाई है, यमुना जी की भी बात की है। एक बड़ा छोटा फॉर्मूला है, ये 500-700 करोड़ है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर आप सब नाले टैप कर देंगे, अब इन्होंने सफाई की, पानी गंदा उसमें आ ही रहा है, तो फ़ायदा क्या? आपने टेम्परेरी उसको साफ़ कर लिया। मैंने कहा आपने कपड़े तो बदल दिए, बॉडी में कैंसर है तो कपड़े किस काम के? आप कैंसर का उपचार करो, कपड़े भले ही मत बदलो। तो ये जितने भी नाले हैं आप इनको टैप करिए, इस पानी को आप यमुना के उस पार पंप करिए, उसको फ़िल्टर करिए और इरिगेशन में डाल दीजिए। यही एक सॉल्यूशन है। फिर इसमें पानी आएगा दिल्ली से, ये तो एक जगह से तो है नहीं, तो पीछे की चेन है। तो जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के इतने ऑर्डर हैं, एनजीटी के इतने ऑर्डर हैं, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो जब तक आप इनको बंद नहीं करेंगे और इनमें इनपुट गंदे पानी का रहेगा तो हम भले ही संघर्ष करते रहें, ये पानी गंदा रहेगा। और ये पानी तो निर्मल होना ही चाहिए, क्योंकि इसके दूसरे भी फ़ायदे हैं। यमुना हमारी माँ है, वो अपनी जगह है, परंतु आप इससे इरिगेशन कर सकते हो, आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। आप ट्री प्लांटेशन लगाइए तो आपका एनवायरनमेंट सुधरेगा। ये तो मल्टीपर्पज़ है, ये तो जीवनदायिनी है। तो हमारी लड़ाई चालू है। हम जो भी सरकार आती है उससे कहते हैं, बीच में आपको मालूम है कि हमने कहा जब आप चुनाव लड़ते हो तो यमुना पूजन करते हो और पूजन के बाद में आप यमुना जी को भूल जाते हो। तो हमने एक शपथ पत्र भी भरवाया था, परंतु भाई साहब आदमी इतना झूठा हो चुका है कि वो कितनी भी शपथ भरे उसे उसकी याद ही नहीं रहता। अच्छा, प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद वो गया, मिलता नहीं। और दूसरे आदमी करे क्या? अच्छा, प्रदर्शन करो तो शासन आपको डंडा बरसाता है। तो आदमी के बताओ, प्रदर्शन भी करो, डंडे भी खाओ, झूठे केसों में तुमको फंसा देते हैं। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, परंतु हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई चालू, जैसे मैंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में भी है, हम प्रदर्शन करते हैं, फिर करेंगे। अभी तो लॉकडाउन था इसीलिए हम रुक गए। अब लॉकडाउन उठेगा तो फिर सब मिलेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। ये तो ज़िंदगी है, संघर्ष इसका नाम है, वो हम करते रहेंगे। और यमुना जी जिस दिन चाहेगी
इससे मुक्ति मिलेगी। अभी थोड़ा जल शुद्ध हुआ है, परंतु वही गंदा पानी फिर आ रहा है नालों का। थैंक यू सो मच, आपने हमको समय दिया। मैं बहुत लेट हो गया एक्चुअली। मैं क्या है, मैंने